सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बाईपास रोड के पास 23 तारीख को सुल्तानगंज नगर परिषद की उप मुख्य पार्षद नीलम देवी के पति रामधनी यादव को अपराधियों के द्वारा गोली मारकर घायल करने के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। घटना के बाद आम लोगों के द्वारा एक अपराधी प्रशांत को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया गया था। पकड़ा गया आरोपी बरियारपुर का रहने वाला था। उससे पूछताछ के बाद दूसरे अपराधी आनंद, जो मुंगेर जिले के खड़गपुर का रहने वाला है, उसे भी गिरफ्तार किया गया। वहीं घटना में प्रयुक्त 2 देसी कट्टा, 3 खोखा, 6 जिंदा गोली, 2 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये दोनों गिरफ्तार अपराधी सुपारी लेकर घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। वहीं घटना करवाने वाले और इसके मिडिलमैन की भी पहचान हो गई है। जल्द ही पुलिस उसकी भी गिरफ्तारी कर लेगी। 2 दिन पुरानी घटना है। 23 तारीख को लगभग 10:40 पे सुल्तानगंज के बाईपास रोड के पास वहाँ के सुल्तानगंज नगर परिषद के जो उप मुख्य पार्षद हैं, उनके पति रामधनी यादव, उनका घर वहीं पड़ता है। सामने सीमेंट की दुकान है, उस दुकान पर थे वो। वहाँ पे 2 युवकों के द्वारा वहाँ पे उनके सीने में गोली मारी गई। पहले उनसे भागलपुर का रास्ता पूछा गया और इसी दौरान उनके सीने में गोली मारी गई और वो लोग दोनों अपराधी गोली मारकर फरार होने लगे। उस क्रम में स्थानीय लोगों के सहयोग से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो कि बरियारपुर थाना का रहने वाला है, प्रशांत। और उससे हमारी जो एसआईटी है, एसआईटी पिछले 2 दिनों से लगातार इस पर काम कर रही थी। एसटीपीओ लॉ एंड ऑर्डर गौरव जी के नेतृत्व में, और इसमें इंस्पेक्टर सुल्तानगंज प्रियरंजन थे, सब इंस्पेक्टर कम एसएचओ अकबर नगर प्रियरंजन, एसएचओ शाहकुंड पंकज और एसएचओ बात कन्हैया, एसएचओ बाईपास ओम प्रकाश और सब इंस्पेक्टर सुल्तानगंज थाना के विनोद और अनीश बिहारी, और 2 सब इंस्पेक्टर हमारी जो डीआईयू की टीम के हैं, विवेक और मिथिलेश, और 2 कांस्टेबल अभिमन्यु और बच्चन। ये पूरी टीम लगातार पिछले 48 घंटों से इस कांड के उद्भेदन में काम कर रही थी। जो पकड़ाया हुआ अपराधी उससे पूछताछ कर रही थी और करीब 1 दर्जन के आसपास जगहों का सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन इस टीम के द्वारा किया गया। और 48 घंटे के भीतर इस घटना में शामिल जो दोनों अपराधी थे, दूसरा अपराधी उसका नाम आनंद है, जो कि खड़गपुर हवेली खड़गपुर थाना का रहने वाला है, मुंगेर के, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और घटना में प्रयुक्त दोनों हथियार की बरामदगी हुई है और 3 खोखा मिला है, जो कि एक तो इनका जहाँ पर दुकान है उसके पास से मिला है, और 2 खोखा जो दूसरा अपराधी भाग रहा था उसने भीड़ को आतंकित करने के लिए फायर किया था, वहां से 2 खोखा की प्राप्ति हुई है और 6 जिंदा गोली बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त दोनों मोबाइल बरामद हो गया है और घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। इस पूरी घटना के पीछे जो लोग हैं उसके बारे में हमारी टीम उसके जो शामिल अपराधी हैं उनसे पूछताछ कर रही है और उनको भी चिन्हित कर लिया गया है। इस घटना के पीछे कौन लोग थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। ये लोग सुपारी किलर है। इनको 5 लाख में सुपारी मिली थी हत्या करने की, और जो हत्या करवाने वाले हैं उनको भी चिन्हित कर लिया गया है और जो मिडिल मैन है उसको भी चिन्हित किया गया है। उसके पीछे भी हमारी टीम लगी हुई है। विवाद क्या है? देखिए, कारण है आपसी वर्चस्व का विवाद है और नाम यहाँ आपके सामने मैं नहीं खोलना चाहता हूँ, लेकिन यथाशीघ्र हम लोग उसको गिरफ्तार करके और आप लोग को सूचित करें। भागलपुर के पीरपैंती के गोविंदपुर गांव से एक अनोखा आवेदन खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आवेदन में साफ तौर पर लिखा है कि फसल को बर्बाद करने के लिए हमारे खेत में जानबूझकर शौच कर रही हैं कुछ महिलाएं। इस आवेदन में बिहार के किसान ने अधिकारी से मदद की गुहार लगाई है और कहा है कि जल्द इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। भागलपुर के पीरपैंती के गोविंदपुर गांव के देरा क्षेत्र के किसान ने अंचल कार्यालय में गांव की कुछ महिलाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि वे जानबूझकर उनके खेत में शौच कर उसकी फसल को खराब कर रहे हैं। किसान का नाम चंद्रदेव मंडल है। वो महिलाओं की इस हरकत से बेहद खफा है। चंद्रदेव मंडल ने कहा कि आसपास कई खेत है, लेकिन ये महिलाएं उनकी गेहूं की फसल को खराब करने के लिए उनके खेत में आकर हर रोज शौच कर रही है। उन्होंने यह बताया कि जब वो उसका विरोध करते हैं तो इन महिलाओं के पति उसके साथ मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। अच्छा, क्या मामला था? क्या होता है आपके खेत में? मैदान बैठता है, नुकसान होता है।
तो कौन बताया आपको कि वीडियो साहब को लेकर कोई नहीं बताया, हम अपने दिमाग से। अच्छा, आप अपने से दिए हैं? हाँ। कब दिए थे आवेदन? जमीन के मालिक से जो है उसी से हम दिए। अच्छा, कोई कार्रवाई हुआ अभी तक? कार्रवाई तो आई के कहा कि समझा दिए, वो लोग से 2 आदमी से आया कहा समझा अच्छा, दिए। उस दिन के बाद से फिर कभी कोई लेटरिंग करने आया? हाँ, लेटरिन आ जाता है। अरे पहले से करता था, मतलब एकदम मारो पीट जनाने से कर दिया। पीरपैंती के अंचल अधिकारी को दी गई शिकायत के अनुसार खेत में शौच करने वाली 6 महिलाओं के पतियों के नाम का भी जिक्र किया है। वहीं गांव के जनप्रतिनिधि एवं वार्ड सदस्यों का कहना है कि शौचालय के लिए कई बार राशि आई, लेकिन गांव के लोगों तक नहीं मिल पाया। कुछ घरों में शौचालय है तो कुछ घरों में अभी भी शौचालय की कमी है, जिसके चलते महिलाओं को मजबूरन खेत में शौच के लिए जाना पड़ता है। कुछ महिलाओं को तो खेत की आदत सी हो गई है, घर में शौचालय रहते हुए भी वो खेत नहीं जाती या कहीं से सही नहीं है। लीला देवी। अच्छा, ये जो आरोप सब लग रहा है शौचालय लोग खेत में जाती हैं, तो शौचालय नहीं है तो जाइए करेगा ना, खेत में कहाँ जाएगा? क्या मुखिया जी हर घर शौचालय क्या के नहीं देखते हैं? किसी की आधा बना दिए हैं, आधा उसे रखे हैं, कहाँ बैठेगा? किसी के घर में जाएगा बैठने के लिए? अच्छा, उस समय कौन मुखिया थे? चंद्रशेखर मंडल। अच्छा, ये जो हर घर नल जल योजना और भारत सरकार की तरफ से स्वच्छता अभियान चलाया गया है, कुछ नहीं दिया है अभी तक। टंकी बनाया है तो वो नहीं दिया है, पानी कहाँ से लाएगा? क्या करेगा? नल जल योजना भी पानी नहीं मिला है? नहीं मिला है। कितना नंबर वार्ड में घर है आप लोग का? 4 नंबर में। केवल कागज पे ही सब सही है? कागज पे तो दिखाया गया हर घर में नल जल शौचालय दिया। देख लीजिए, घर जाकर देख लीजिए। दे दिया तो क्या हुआ? पानी नहीं आता है। कितना दिन से पानी नहीं आया है? अभी कभी नहीं आया। हाँ? क्या नाम हुआ दादी आपका? नन्ही देवी। कभी पानी नहीं मिला है और शौचालय भी नहीं बनाया गया? कुछ नहीं बना है। कुछ नहीं बना है। खेत नहीं बना है तो जाइबे करेगा खेत में। चाहे कुछ भी करिएगा, केस करो तो और कुछ करो तो पचका कर बैठबे करेगा। किसी का खेत में नहीं जाएगा, घर में नहीं जाएगा बैठने के लिए। अच्छा, ये जो शौचालय बना हुआ है, ये पूरा पार्ट सब बाहर है, कब बनाया गया था? इस साल का पहले। कौन मुखिया जी थे? चंद्रशेखर मंडल। हाँ। और उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया? नहीं किया, टंकी गड़ा हुआ है नहीं और कुछ गड़ा हुआ है, ऐसे पार्ट धरा हुआ है बस। और क्लियर नहीं बनाया गया है ना? कुछ नहीं। देख लीजिए, अंदर देख लेते हैं। मतलब कुछ नहीं बनाया गया था, ऐसे ही करके छोड़ दिया गया था। और पैसा वैसा मिला था आपको सरकार की तरफ से? 12,000 रुपया दिया जा रहा है? नहीं, एक भी रुपया नहीं। वो लोटा लेकर आगे में खड़ा कर दिया और बोला वहाँ सरकार के तरफ फोटो भेज दिया, बोला कि पास हो गया। केवल लोटा लेके फोटो खिंचवा दिया, पैसा किसी को नहीं दिया? बोला क्या? पार्वती देवी। कौन पंचायत में घर है? 4 नंबर वार्ड में। पंचायत का नाम क्या है? गोविंदपुर मानपुर। तो क्या आप लोग का शौचालय बनाया गया? नहीं बना गया। तो बना के कुछ नहीं दिया, सीधा ईटा खड़ा करके छोड़ दिया। सरकार की तरफ से अभियान 12,000 रुपया दिया जा रहा था। कुछ नहीं दिया हमरे सबको, कोई ईटा नहीं मिला था। चलिए घर, ये कोई ईटा नहीं मिला था। सब हमरे सब सरकारी कोई फंड नहीं मिला था। लेकिन कागज पे तो आपको के पंचायत को स्वच्छ दिया। बोला कि टिप्पा दो, आप सब चीज करके देंगे। टिप्पा ले लिया, कुछ नहीं करके दिया। अब फोटो खिंचवाया था? लिया ले आके घर में आके। और किसी को 1 रुपया नहीं नहीं दिया हमरे सबको। उस समय आपके वार्ड सदस्य कौन थे? वार्ड का क्या नाम था? वार्ड का नाम था पहले राजेश। पहले वार्ड राजेश मंडल था। अभी जो नया वार्ड है, अभी तो संभव कुमार जो है कि खड़े हुआ, फिलहाल कुछ नहीं मिला। उसको फंड अभी नहीं आया था। कैसे? अच्छा, राजेश जी जो वार्ड थे उनके फंड में तो दिया गया था कि वार्ड सदस्य जो पहले थे, नहीं दिया। लेकिन कार्य तो वही कर रहे थे ना? हाँ, आप लोग के पास कागज लेने उनकी मम्मी, उसके आप कागज लेने उनकी मम्मी आती थी कि वो आते थे? राजेश आएगा। राजेश। आज दिन तक हमको 1 ईटा नहीं हमको सबके मिला। तो आप लोग के साथ आपके पंचायत में काफी अन्याय किया गया है। चीज हमको मिला। चलिए घर देख लीजिए सर। सरकार के द्वारा भारत स्वच्छ अभियान चलाया गया है, हर घर शौचालय, हर घर नल, हर घर जल। तो ये कहाँ तक सच्चाई है? सच्चाई जो शौचालय सबका नहीं बना है सर, और हर घर नल जल गया है? नल गया, चल नहीं रहा है।
बंद है, नहीं चल रहा है। नल भी, पानी भी नहीं चल नहीं रहा है। है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उनको भी चकनाचूर किया जा रहा है। हाँ, नहीं चल रहा, पानी तो चल ही नहीं रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज प्रसाद बर्नवाल, किस वार्ड में आपका घर है? 4 नंबर में है। अच्छा, आपके जो वार्ड में शौचालय हर घर में बना हुआ है? नहीं बना है। और नल जल योजना का पानी? नल जल योजना का टूटी लगा हुआ, अभी तक पानी भी नहीं चालू कितने दिनों से पानी चालू नहीं हुआ? मतलब कि लमसम कभी कभी आता था अगले साल। ये कहना है कि खेत गंदा होता है, आवेदन दिया, फसल बर्बाद हो रहा है। ये आवेदन दिया है ब्लॉक में। तो वहाँ से आदमी भी आया था, तो वो आकर के देखा, तो मतलब बाथरूम करने जाता है ठीक है, लेकिन फसल बर्बाद जो है ना नहीं करता है। कहीं न कहीं इस बाथरूम करने से फसल तो बर्बाद होता ही है। वार्ड साहब कुछ तो होबे करेगा, लेकिन क्या करेगा, आदमी को दिक्कत है। अब वार्ड है, आप वार्ड हैं, आपको आपका दायित्व बनता है कि हर एक घर में शौचालय देना है। देखिए सर, पहले ओडीएफ घोषित हो गया है हम लोगों से पहले, ठीक है। ठीक, अभी हम लोग जब ओडीएफ घोषित हुआ उस समय कौन मुखिया जी थे? उस समय वो चंद्रशेखर मंडल था। ठीक है सर, बोलिए ना। तो अभी हम लोग तो मतलब मुखिया जी के माध्यम से मुखिया जी को अच्छा, तकलीफ बता रहे हैं। ऐसा भी कोई बात है कि ओडिया पंचायत घोषित होने के बाद शौचालय नहीं देना है? नहीं तो कहाँ शौचालय तो देना आप लोग का दायित्व है। आपको वार्ड है, मुखिया जी तो पूरे वार्ड पंचायत के मालिक है, आप तो एक वार्ड के मालिक है, तो आपका दायित्व तो लिख के दिए हैं कि इससे घर में वो शौचालय नहीं है जिसका शौचालय बनना चाहिए। तो आगे प्रक्रिया तो मुखिया जी ने आगे बढ़ाएगा। आपका अपना परिचय बताइए। मैं लालू सिंह, गोविंद पंचायत उप मुखिया। ये बताइए, ये जो मामला अभी काफी चर्चा में चल रहा है शौचालय वाला, तो क्या मामला है? ये इसके बारे में भी पता किया गया, लेकिन कुछ बच्चा लोग आके पैखाना उखाना कर देता है, बड़े लोगों का इसमें कोई दायित्व नहीं है। तो वीडियो साहब को लेटर दिया गया है बाय द वे, नाम पत्नी के साथ सीओ साहब को लेटर दिया गया है। ये कुछ ही लोग का आपसी होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई फसल जान करे आके, ये सोच नहीं होता है। अच्छा, आपके पंचायत में कितने लोगों के यहाँ शौचालय बन चुका है? देखिए, हम लोग के रीजन से पहले तो ओडीएफ घोषित हो गया था, लेकिन हम लोग लिख के दिए हैं, और भिन्न पैखाना के लिए हम लोग दरखास्त भी दिए हुए हैं। वीडियो साहब के वहाँ पड़ा हुआ है, और 250 का लिस्ट है जो अपने पंचायत में भिन्न बनाना है। बोला कि शौचालय बना लीजिए, पैसा मिल जाएगा। अभी तक मिल भी नहीं किया हमको पैसा शौचालय में। अच्छा, ये बताइए ये जो शौच करने का मामला आ रहा है खेत में, क्या मामला है? सोच में खेत कर महिला, सही में महिला इसमें खेत जो में है शौच करती है? कई लोगों का जो है पास हो गया है रजिस्टर में। वो हम नहीं जानते हैं। ये वो जो महिला खेत में लेटरिन करती है, बाथरूम करती है, इसका क्या मामला? सही में महिला आती है यहाँ? महिला आती है, क्योंकि उसको बाथरूम नहीं बनाए, शौचालय नहीं बनाए उसका। अच्छा, उस समय कौन से मुखिया जी का कार्यकाल था जब आपका पंचायत ऑडियो घोषित हो गया था? चंद्रशेखर मंडल था। क्या नाम था मुखिया जी का? चंद्रशेखर मंडल था। और जो अभी इस बार नया मुखिया जी हैं, सुचिता देवी है। तो क्या इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है? अभी इनके द्वारा कोई कार्य किया नहीं जा रहा है। यहाँ पंचायत में कुछ नहीं हो रहा है अभी। लेकिन कागज पे तो आपका पंचायत ऑडियो घोषित कर गया है। किसी का बना है, सीट नहीं बैठा है, तो किसी का कुआं खोद के छोड़ दिया है, तो किसी का दीवार खड़ा है, लेकिन शौचालय बनकर तैयार नहीं है। नहीं, कंप्लीट शौचालय नहीं है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में लगे कृषि मेले के समापन में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे। उन्होंने कृषि मेले में लगे स्टॉल का निरीक्षण किया, खासकर मखाना प्रोसेसिंग के बारे में जाना। उन्होंने मोटे अनाज से बने केक को भी काटा, साथ ही किसानों को कैसे बढ़ावा मिले इस पर 3 पुस्तक का भी लोकार्पण किया। कृषि मेले के तीसरे दिन जलवायु अनुकूल कृषि पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मौसम में परिवर्तन होता है, उसके अनुकूल खेती करने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। उस पर कृषि विश्वविद्यालय सबौर काम भी कर रहा है। जलवायु अनुकूल कृषि पर चर्चा की गई। इसमें कई तरह के विषयों पर चर्चा की गई। मंच से प्रोफेसर आर.के. सुहाने ने बताया कि जलवायु के अनुकूल खेती करनी चाहिए, इससे पैदावार के साथ साथ आमदनी अच्छी होती है। जल जीवन हरियाली पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र के अनुसंधान का ही ये परिणाम है कि हर जगह जल जीवन हरियाली का मॉडल अपनाया गया। उन्होंने बताया कि अब मौसम के अनुकूल खेती करने को लेकर किसानों को बताया जा रहा है। फसल चक्र के बारे में भी चर्चा की गई। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, विश्वविद्यालय इस पर शोध करती है और किसानों तक पहुंचाती है। इससे किसानों की आमदनी को बढ़ावा मिलता है। चाहते हैं, बेहतरीन बनाना चाहते हैं, और यहाँ कृषि मेला का आयोजन किया, और कृषि मेले में बड़े पैमाने पर यहाँ स्टॉल भी लगे हैं, और यहाँ पर बड़े पैमाने पर किसान भी आए हैं,
और किसान आकर के सिर्फ कृषि उपकरणों को नहीं देख रहे हैं, कृषि उत्पादन को भी यहाँ लगाया गया है कि हमारे जो बेहतर काम किया है हमारे किसानों ने उसको भी यहाँ पर स्टॉल के माध्यम से लगाया गया है। और इसके अलावा जो रिसर्च स्कॉलर हमारे बच्चे हैं और जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो काम किया है उसको भी स्टॉल पर प्रदर्शित करने का काम किया है। और हम बच्चे सजेस्ट कर रहे हैं, हमारे विद्यार्थी सजेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से रिसर्च करके बच्चों ने नया करने की कोशिश किया है। यानी जो बदलते हुए प्रवेश है, बदलते हुए जो मौसम है, यानी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके जलवायु परिवर्तन के रहते हुए किस तरह से हम नई तकनीकी से खेती करके अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं, अपने फसल को अच्छा कर सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इस थीम पर इन्होंने आज कार्यशाला रखा है, आज सम्मेलन रखा है, ये संदेश दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज पूरे देश दुनिया के लिए जलवायु परिवर्तन जो चुनौती है इसका मुकाबला के लिए जो संदेश गया है यहाँ के विश्वविद्यालय के कैंपस से, मैं समझता हूँ कि इसको हर लोग अपनाएंगे और जलवायु परिवर्तन को रोकेंगे और अच्छे तरह से खेती कर सके, अच्छा फसल ले सके और नए नए वैकल्पिक। समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत सेन के द्वारा जिले में 60 अनुग्रह अनुदान के लंबित मामलों में परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। किसी तरह की आपदा में जान गंवाने वाले लोगों को सरकार के द्वारा आपदा निबंधन विभाग के द्वारा मृतक के परिजनों को यह मुआवजे की राशि दी जाती है, जिसको लेकर लंबित पड़े 60 मामलों में आज चेक दिया गया। ट्रेजरी के माध्यम से पीड़ित के परिजनों के खाते में 2 करोड़ 40 लाख रुपए भेज दिया गया है। 60 जो है अनुग्रह अनुदान के मामले ये लंबित थे, जिसमें 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है अगर परिवार के निकटतम स्वजन की मृत्यु होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, आपदा प्रबंधन विभाग से 4 लाख रुपया जो है उनके निकटतम आश्रित को दिया जाता है। तो ऐसे 60 जो आश्रित हैं उनको आज हम लोगों ने स्वीकृति पत्र दिया है और ट्रेजरी के माध्यम से राशि ऑलरेडी उनके खाते में 2 करोड़ 40 लाख रुपया भेज दिया गया है, जो अगले 2-3 दिनों में उनके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सभी अंचलों से है और हम लोगों का लगातार ये प्रयास रहता है किसी प्राकृतिक या गैर प्राकृतिक आपदा में अगर किसी ने अपने परिजन को खोया है तो उनको हम लोग यथाशीघ्र जो सहायता राशि है वो राज्य सरकार की तरफ से पहुंचा दें। पुलिस सप्ताह के अवसर पर पुलिस लाइन भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम का उद्घाटन वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार और जिले के सिविल सर्जन के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जांच शिविर में सभी पुलिस कर्मियों का स्वास्थ्य जांच किया जाएगा, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी सहित सभी प्रकार के ब्लड टेस्ट पुलिस कर्मियों के किए जा रहे हैं, जिससे यह पता चल सके कि उनमें कोई बीमारी तो नहीं है। अगर कोई बीमारी होती है तो उनका इलाज भी यहाँ पर डॉक्टर कर रहे हैं और उन्हें शिविर की तरफ से दवा भी मुहैया कराया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि स्वास्थ्य शिविर में पुलिस कर्मियों के जांच हो जाने से यह पता चल जाएगा कि वो कितने स्वस्थ हैं और अगर उन्हें कोई परेशानी हो तो उसका इलाज भी हो पाएगा। बिहार पुलिस दिवस 27 फरवरी को है, उसके उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम भागलपुर पुलिस के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में आज पुलिस लाइन में जो हमारे जितने पुलिसकर्मी और पदाधिकारी विशेष तौर पे वे जो कि 40 वर्ष की अवस्था पार कर चुके हैं उनका एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हम लोग करा रहे हैं। इसका उद्घाटन अभी सिविल किया है और उसमें सदर अस्पताल के तमाम चिकित्सा पदाधिकारी उसमें लगे हुए हैं। पर्पज़ यही है कि हमारे जो पुलिसकर्मी या पदाधिकारी जो इतने स्ट्रेसफुल माहौल में काम करते हैं, पुलिस का काम अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है, उसको ध्यान में रखते हुए उनके शरीर में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं, ब्लड शुगर लेवल हो, ब्लड प्रेशर हो या किडनी फंक्शन टेस्ट हो, लीवर फंक्शन टेस्ट हो, इत्यादि टेस्ट कराए जाएंगे ताकि उनके जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे।
भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जिलाधिकारी और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ विभाग में चल रही योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा, जीविका सहित अन्य योजनाओं के बारे में बारीकी से जिले में चल रहे कार्यों की जानकारी ली गई। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में हो रहे कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। मंत्री ने कहा कि जिले में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाए जा रहे कार्यों में अच्छा काम हो रहा है, वहीं कुछ जगहों पर कुछ कमियां हैं जिसे दूर करने का निर्देश दिया गया है। भागलपुर जिला में ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित योजनाओं की हमने समीक्षा किया। प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण, मनरेगा, लोहिया स्वच्छ अभियान बिहार, जीविका, इन सभी योजनाओं की हमने यहाँ पर समीक्षा की है। समीक्षा में हमने पाया कि बहुत बेहतर तरीके से ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है। योजना की समीक्षा के दरमियान हमने पाया कि काफ़ी प्रगति है। जहां थोड़ा बहुत शिथिलता देखा, हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि समय उसको पूरा करने का काम करें। तो मैं समझता हूं कि इस जिले में जो हमारे ग्रामीण विकास की योजना है उसमें काफ़ी प्रगति है और भी तेजी से प्रगति करने का निर्देश हमने दिया है। भागलपुर के शाह मार्केट स्थित शाह मंजिल में आगामी 26 फरवरी को उर्स महोत्सव आयोजन किया जाना है। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। उर्स महोत्सव को लेकर दूर दराज से इस्लामिक धर्म गुरुओं का आगमन हो चुका है। कार्यक्रम को लेकर सैयद शाह फखरे आलम हसन सज्जादा नसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह उर्स महोत्सव मनाया जाना है। इसमें इस्लामिक धर्म गुरु मौलाना सैयद सलमान नदवी हुसैनी लोगों से रूबरू होंगे। वहीं मौलाना सैयद सलमान ने कहा कि उर्स महोत्सव के उपलक्ष्य में लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाना ही उनके लिए मुख्य उद्देश्य होगा। साथ ही कहा कि आज धर्म और जाति के नाम पर अपराध को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाने के लिए खास तौर पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं सरकार द्वारा चलाया जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत नशा पान के आदि व्यक्तियों को भी नशा से निजात पाने को लेकर एक सही रास्ता मुकम्मल किया जाएगा। बड़ी अहम शख्सियात हिंदुओं की भी, बुद्धिस्टों की भी, जैनियों की भी, ईसाइयों, यहूदियों की भी, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों की अहम शख्सियात को दावत दी जाती रही और कॉन्फ्रेंस से मुनक़िद होती रही, जिनके बहुत अच्छे असरात मुरतब हुए और एक अच्छा मैसेज सब तक पहुंचा, तमाम अहले मज़ाहिब तक पहुंचा। वो काम होता रहा। इधर 2018 में ह्यूमैनिटी वेलफेयर बोर्ड के नाम से एक इदारा मैंने भी कायम किया, और जिसका मकसद ये था कि एक तरफ तो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को एक दूसरे के करीब लाया जाए और इसी के साथ साथ जो मुसलमानों की जिम्मेदारियां अदा करना है उनको ख़ास तौर पर एक तरफ तालीम की तरफ तवज्जो देना है, अपनी माशी तरक्की की तरफ भी तवज्जो देना है, और साथ साथ ये कि आपस में उनके अंदर इत्तेहाद होना चाहिए। वही अगर मुंतशिर रहेंगे तो दूसरों को मैसेज क्या देंगे। हम अगर तमाम इंसानों को इंसानियत की बुनियाद पर जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको इसका आयोजन किया जाएगा और खानकाह पीर दमड़िया शाह की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों को भरपूर सहयोग खानकाह आलिया शहबाजिया मुन्ना चक शरीफ की तरफ से भी हासिल है और वो भी इसमें पेश हैं। तो उन्हें भी मैं मुबारकबाद देता हूँ और इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो नफ़रत का माहौल और एक नफ़रत का जहर मुल्क भर में फैला हुआ है, दुनिया भर में फैला हुआ है, और उसके जो नुकसानात हैं कि इंसानी ज़िंदगियां तबाह हो रही हैं। जो एक फैमिली की तरह सदियों से हिंदुस्तान में सारे मज़ाहिब के मानने वाले एक साथ रहते चले आ रहे थे, उनके दरमियान दरारें पैदा होती जा रही हैं। उनको कैसे ख़त्म किया जाए और मोहब्बत का, सद्भावना का, आश्ती का, प्रेम का माहौल कैसे कायम हो, ये इसका अहम उद्देश्य होगा। साथ ही जो नौजवान नस्ल हमारी जो शराब की तरफ, ड्रग्स की तरफ और क्राइम की तरफ और गलत तरीक़ों से पैसे कमाने की तरफ में एक दूसरे का ख्याल नहीं करती, यहाँ तक कि लोगों के कत्ल हो रहे हैं, छोटी छोटी बात में ऐसा झगड़ा होता है कि फसाद फैल जाता है। तो
नौजवान नस्ल को अच्छे अखलाक सिखाना, उनको अच्छे आदर्श बताना और उनको समाज के लिए लाभदायक किस तरह वो बन सकते हैं, इसका पैगाम देना, ये भी एक अहम उद्देश्य होगा। भागलपुर के व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट में अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय पटना से खंडपीठ की स्थापना को लेकर जद्दोजहद करनी पड़ रही है। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं का कहना है कि महाभारत काल से ही अंगधरती काफी पुराना जिला रहा है और यहाँ के सिविल कोर्ट में खंडपीठ की स्थापना नहीं होने से समस्याएं हो रही है। अधिवक्ताओं ने कहा कि कई लंबित मुकदमे किसान भाई को लेकर उन्हें पटना उच्च न्यायालय जाना होता है, जबकि मुकदमे में वादी प्रतिवादी को सुबह राजधानी जाने में एक अच्छा खासा खर्च भी उठाना पड़ता है। साथ ही कहा कि बिहार सरकार के विशेष सचिव द्वारा ज्ञापन में निर्धारित करते हुए कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है, जबकि पूर्व चीफ जस्टिस को भी इस व्यवस्था को सुनिश्चित किए जाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिछले वर्ष ज्ञापन भेजा गया है। अधिवक्ताओं ने कहा कि ये लोग सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली और उच्च न्यायालय पटना से भागलपुर खंडपीठ की स्थापना को लेकर यथाशीघ्र कार्रवाई करने का निवेदन किए हैं। साथ ही कहा कि वे लोग एक दशक से इसके लिए प्रयासरत है और आगे भी अपनी संभावित उपस्थिति दर्ज कराएंगे। मौके पर भागलपुर जिला के कई अधिवक्ता मौजूद रहे। उच्च न्यायालय खंडपीठ या सर्किट कोर्ट की स्थापना में आपकी भूमिका की जरूरत है। हम अधिवक्ताओं को आप जान रहे हैं कि यह मांग सिर्फ अधिवक्ताओं का नहीं, ये भागलपुर के जनमानस का ये मांग है। सिमटते हुए भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की बहुत ही नितांत आवश्यकता है। आप जान रहे हैं कि पटना हाईकोर्ट वादों से, केसों के दबाव में इतना है कि वो निपटारा नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे हम इसका निदान जल्दी से जल्दी करें। वहाँ से जब बेंच का स्थापना यहाँ हो जाएगी भागलपुर में, तो इस एरिया के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय जो कहते हैं वो मिलना शुरू हो जाएगा। जो काम 10,000 में वहाँ होता है, यहाँ 3,000 में काम शुरू हो जाएगा। तो हमारे भागलपुर के एरिया के लोगों का सस्ता और सुलभ न्याय का जो हम लोगों का संकल्प है वो पूरा हो जाएगा। हम अधिवक्ता सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंग जनपद के लोगों की मांग को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। चूँकि हम कितने दिन से आंदोलन कर रहे हैं? ये तो 96 के पहले से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। मैं बता दूं कि मैं ही रिप्रेजेंटेटिव था भागलपुर बार का, और जिस समय 97 में माननीय सांसद सुबोध राय जी हुआ करते थे, तो प्रश्नकाल में, शून्यकाल में संसद में भी ये बात आई थी कि भागलपुर बहुत पुराना बार है और वहाँ उच्च न्यायालय खंडपीठ की ज़रूरत है। एरिया बहुत कट गया है और ये बात संसद में आ चुकी है, लेकिन यहाँ के उदासीन नेताओं के चलते वैसा हमारा दमदार लीडर MP नहीं हो पाया भागलपुर का, जिसके कारण आज तक हम लोगों को अपने से अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अन्यथा यह कब का हो गया रहता। यहाँ हम लोग फिर भी प्रयास रहे। अधिवक्ता महकमे में किस प्रकार का समर्थन है आप लोगों का? सभी अधिवक्ताओं का। तिलका मांझी चौक से सटे फूटपाथ मछली विक्रेता संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना दे रहे लोगों का कहना है कि नगर निगम के द्वारा पिछले कई दिनों से अतिक्रमण को लेकर यहां पर मछली बेचने से रोका जा रहा है। निगम के कर्मचारियों के द्वारा मछली विक्रेताओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है, जिसके विरोध में मछली विक्रेता संघ के लोग एकजुट होकर धरने पर बैठ गए हैं। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को मछली बेचने की अनुमति फुटपाथ के किनारे दी जाए या नहीं तो फिर नगर निगम प्रशासन मछली बेचने वालों के लिए जगह मुहैया कराए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग आगे और आंदोलन जारी रखेंगे। ये मछली विक्रेता यूनियन है, इन लोगों को 12 फरवरी से मछली बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है और जो कोई विक्रेता यहाँ पर मछली बेच रहे हैं तो पुलिसों की प्रताड़ना झेल रहा है और उसका मछली छीन करके पुलिस यहाँ से ले जा रहा है। वो मछली कहाँ जा रहा है पता नहीं। सरकार को टैक्स जाएगा कि नहीं जाएगा, कि किसी के पेट में चला जाएगा, कहना मुश्किल है। लेकिन ये 10 दिन होने के बाद जो है बाल बच्चे भूखे मरने के कगार पर आ गया है। हम लोग सारा बात कह करके थक चुके हैं। आज हम लोग अंतिम बात मछली विक्रेता यूनियन की ओर से जाएंगे
और मेमोरेंडम देंगे और यह कह करके निवेदन करेंगे कि कल से हमको इस मछली पट्टी तिलका मांझी फुटपाथ पर मछली बेचने का अनुमति प्रदान कराई जाए। आगे क्या कीजिएगा? अगर नहीं कराते हैं तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और आमरण अनशन करेंगे और इसके बाद भी अगर नहीं सुधरता है तो चक्का जाम करेंगे। भागलपुर के समीक्षा भवन में एसडीआरएफ की तरफ से सीपीआर को लेकर 1 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एडीएम और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान समाहरणालय और सभी विभागों के कर्मचारियों को किसी भी व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक से कोई परेशानी होती हो तो उसे किस तरह से सीपीआर देकर बचाया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दी गई। साथ ही मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया गया, जिससे किसी व्यक्ति को अगर इस तरह की परेशानी हो तो किस तरह से फर्स्ट एड के साथ साथ उसकी जीवन की रक्षा की जा सकती है, इसकी जानकारी कर्मचारियों को दी गई। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।